हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th और क्लास 12th फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जो है भैया कि ट्रांसफार्मर कहते किसे हैं, ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं, ट्रांसफार्मर की रचना क्या होती है, इसकी विधि क्या होती है, सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। यदि कहीं भी नहीं समझ में आया, इस वीडियो में बने रहिए, आपको बिल्कुल याद हो जाएगा एक एक बात। तो इससे पहले मैं बता दूं, यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं, सब कुछ अच्छे से साफ साफ दिखाई दे रहा होगा तो बहुत ही अच्छी बात है। यदि नहीं दिखाई दे रहा होगा तो आप अपनी वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लीजिए, क्योंकि बहुत ही लो क्वालिटी में आपकी वीडियो चल रही है। तो इसके लिए बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको पता होगा कि किस प्रकार वीडियो की क्वालिटी को बढ़ाया जाता है, परंतु बहुत से ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जिनको नहीं पता कि किस प्रकार वीडियो की क्वालिटी को बढ़ाया जाता है। यदि नहीं पता है आपको तो जिस प्रकार आपसे कहा जा रहा है उस प्रकार कीजिए। सबसे पहले आप इस वीडियो पे क्लिक करेंगे तो कोने में आपको एक सेटिंग का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, आपको फिगर दिखाया जाएगा। तो सेटिंग में एक इधर कोने में सेटिंग दिखाई देगा, उस पर आप क्लिक करेंगे। नीचे आपके पास कुछ ऑप्शन आएंगे, उसमें सबसे ऊपर लिखा होगा क्वालिटी, उस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद नीचे देखेंगे एडवांस लिखा होगा, उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद 360p पर क्लिक कर देना है। अब आपकी वीडियो की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। अब आपको सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए दोस्तों, अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है भैया ट्रांसफार्मर। अब ये यहाँ पे ट्रांसफार्मर का परिभाषा लिख दिया गया है, परंतु अभी आपको एक एक बात हम समझेंगे, देखने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहली बात कि ट्रांसफार्मर कहते किसे हैं, तो ट्रांसफार्मर एक प्रकार की युक्ति हम कह सकते हैं, या ट्रांसफार्मर एक प्रकार का यंत्र होता है जिसकी सहायता से हम प्रतिवर्ती विभव को या प्रतिवर्ती वोल्टता को कम या अधिक करते हैं। मतलब प्रतिवर्ती जो विभव होता है उसके मान में परिवर्तन करते हैं। समझ में आया ना। देखिए, मतलब हम कह रहे हैं कि यहाँ पे देखिए क्या हमने लिखा है, हमने लिखा है कि ट्रांसफार्मर एक युक्ति होती है। ट्रांसफार्मर एक प्रकार की युक्ति है, या आप यंत्र भी कह सकते हैं, जिसकी सहायता से प्रतिवर्ती विभव को, प्रतिवर्ती विभव कहें या प्रतिवर्ती वोल्टता को क्या किया जाता है, कम या अधिक किया जाता है। इसका मतलब कि जो प्रतिवर्ती विभव है उसको मान में परिवर्तन किया जाता है। कम या अधिक करने का मान मतलब क्या है कि उसके मान को कभी बढ़ा रहे हैं कभी घटा रहे हैं। मतलब क्या करता है, जो ट्रांसफार्मर होता है वो प्रतिवर्ती वोल्टता के मान को कभी बढ़ा देता है और कभी घटा देता है। जितनी उसकी जरूरत होगी उसके अनुसार उसको बढ़ाता और घटाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि उसके मान में परिवर्तन करता है। तो ये तो हो गया इसका परिभाषा, ठीक है, इतनी बात आप लिखेंगे। अब आता है कि ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या है, ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ट्रांसफार्मर जो होता है वो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। और अन्योन्य प्रेरण तो और स्व प्रेरण, ये दोनों तो हमने बहुत ही बेकायदे आपको अच्छे से बताया है कि जब एक कुंडली में हम धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें जब धारा उत्पन्न होगा तो उसके कारण दूसरे कुंडली जो उसके पास रखी कुंडली होगी उसमें भी धारा उत्पन्न हो जाती है। यदि डिटेल में आप पढ़ना चाहते हैं तो उसको आप पढ़ सकते हैं। अन्योन्य प्रेरण केवल आप लिखिए अन्योन्य प्रेरण ब्रदर सर, आपको वीडियो मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे हमारा सिद्धांत है, तो हम सिद्धांत में क्या लिखेंगे, ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। सबसे पहली बात कि ये अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, तथा याद रखेंगे जो ट्रांसफार्मर होता है वो केवल प्रतिवर्ती विभव के मान में ही परिवर्तन मतलब घटाता या बढ़ाता है। केवल प्रतिवर्ती तथा केवल प्रतिवर्ती वोल्टता के मान, वोल्टता या विभव के मान को कम या अधिक करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये केवल प्रतिवर्ती वोल्टता या कहिए या विभव के मान को ही यदि बढ़ाएगा या घटाएगा, ये डिस्ट जो वोल्टता होती है उसके मान में परिवर्तन नहीं करेगा। ये केवल प्रतिवर्ती धारा या प्रतिवर्ती वोल्टता के मान में ही परिवर्तन करेगा। तो आशा करते हैं आपको सिद्धांत पता चल गया होगा कि ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है और यह केवल प्रतिवर्ती वोल्टता के मान को ही बढ़ाता या घटाता है। समझ गए। तो इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा, इसका परिभाषा, इसका सिद्धांत। अब आते हैं हम तीसरे पर। तीसरा भैया कि ट्रांसफार्मर के प्रकार। तो ट्रांसफार्मर के दो प्रकार होते हैं, ठीक है। सबसे पहला आता है ऊंचाई ट्रांसफार्मर और दूसरा है अपचाई ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो उपचाई अपचाई क्या होते हैं इसको मैं बता दे रहा हूं। ये फिगर बनाया गया है, इस फिगर को अभी आपको देखने की कोई जरूरत नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहली बात आता है कि ऊंचाई ट्रांसफार्मर क्या करता है। तो ये जो ट्रांसफार्मर है ये भैया निम्न विभव से उच्च
विभव में परिवर्तित करता है। मतलब इसके द्वारा ये जो ट्रांसफार्मर है ये निम्न विभव को क्या करता है, उच्च विभव में बदला जाता है। ठीक है, मतलब जो ऊंचाई ट्रांसफार्मर होता है ना, इसकी सहायता से हम जो निम्न विभव है या निम्न वोल्टता है, ठीक है, उसको हम उच्च वोल्टता में परिवर्तित करते हैं। समझ गए? तो इसका हम डेफिनेशन कैसे कहेंगे? हम कहेंगे ऐसा ट्रांसफार्मर जो निम्न विभव को उच्च विभव में बदलता है, उस ट्रांसफार्मर को ऊंचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। समझ में आया ना? तो इस तरीके से मैंने शॉर्ट में यहाँ पे लिखा है कि इसके द्वारा क्या किया जाता है, निम्न विभव को उच्च विभव में बदला जाता है। परंतु आपको इस प्रकार नहीं लिखना है, आप लिखेंगे ऐसा ट्रांसफार्मर जिसके द्वारा निम्न विभव को उच्च विभव में बदला जाता है, उसे हम ऊंचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। ठीक है, ये ऊंचाई ट्रांसफार्मर का ये क्या है, पहला फिगर है, इसको आपको याद रखना है। अब आप कहेंगे भैया इस कैसे हमें पहचान में नहीं आ रहा है, तो चलिए मैं एक एक बार इसको दोनों को बना रहा हूं और आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये छोटा ट्रांसफार्मर है तो इसको आपको समझेंगे तभी जाकर आपको समझ में आएगा पूरा ट्रांसफार्मर का फिगर। ये देखिए, सबसे पहले इसमें ये आता है कि ये कुछ क्रोड होते हैं। ठीक है, समझिएगा, ये पतली सी क्रोड होती हैं। तो ये आपका क्या है भैया, ये फिगर है। इस प्रकार आपको फिगर बना लेना है। सबसे पहले ये क्या है, छोटी छोटी ये क्रोड है, पतली पतली ये सब क्रोड है। अब क्रोड में ये जो क्रोड है इसके ऊपर और नीचे इसके दो किनारे, एक ऊपर एक नीचे, या आप इधर साइड में भी कर सकते हैं। तो इसके ऊपर ये देखिए हमने कुछ लगा दी, ये कुंडली लगा दिया, यहाँ पे ये कुंडली लगा दिया। अब यहाँ पे हमने दो कुंडली बनाया है, एक यहाँ देख रहे हैं, एक इधर कुंडली है, एक इधर। अब आप ध्यान देंगे तो इधर वाली कुंडली में फेरों की संख्या क्या है, कम है। अब इसको याद रखेंगे, इसे हम प्राथमिक कुंडली कहेंगे। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, इसी कलर से मैं लिख रहा हूं पी मतलब प्राथमिक कुंडली ये है। और इसको हम क्या कहेंगे भैया, सेकेंडरी कुंडली कहेंगे, जिसे हम एस से प्रदर्शित कर रहे हैं। ये है प्राथमिक कुंडली और ये है द्वितीयक कुंडली। तो आप ध्यान देंगे तो ऊपर वाले में देखेंगे फेरों की संख्या कम है और नीचे वाले में फेरों की संख्या अधिक है। तो देखिए यहाँ पे फेरों की संख्या क्या है, कम है, और इधर क्या है, यहाँ पे अधिक है। तो इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें ये पता चला कि ये मतलब हमने कहा था कि ऊंचाई ट्रांसफार्मर में हमने कहा था कि ये निम्न विभव को उच्च विभव में बदलता है, मतलब कम से अधिक करेगा। तो इस प्रकार के ट्रांसफार्मर को हम क्या कहेंगे, ऊंचाई ट्रांसफार्मर। इसलिए यहाँ पे देखिए प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम है और यहाँ पे द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या अधिक है। तो ये कम से अधिक में परिवर्तित करता है, इसलिए ये ऊंचाई ट्रांसफार्मर हो गया। ये पतली पतली क्रोड है, उसके बाद ये जो कुंडली लगाया गया है रेड कलर का दिखाई दे रहा है, ये कुंडली है, इसमें ये इस प्रकार किया गया है, ये फेरों की संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पे इससे क्या पता चला, इससे हमें पता चला कि फेरों की संख्या को हम n से दर्शाते हैं। तो n से हमने दर्शा दिया और यहाँ पे है S है, मतलब ये द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या है। इसको यदि हम प्राथमिक अब इसको n लिख दे P, इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इसका मतलब है कि द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या है। अब P लिखे हैं मतलब प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या। तो अब मैं पूछूं कि इन दोनों में से किसमें सबसे अधिक कुंडली मतलब फेरों की संख्या किसकी अधिक है, तो आप कहेंगे द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या अधिक है। तो भैया इस प्रकार हम दे देंगे। ठीक है, इस प्रकार हम चिन्ह दर्शा देंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या, इस प्रकार का चिन्ह का मतलब इसका फेरों की संख्या अधिक है और इसमें कम है। मतलब ऊंचाई ट्रांसफार्मर में क्या होता है, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होती है। किससे, तो प्रथम कुंडली में फेरों की संख्या से। तो इतनी बात आपको केवल बेसिक है, इतना पता होना चाहिए। अब आते हैं कि अपचाई ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं, ये याद रखेंगे, ये पहले के लिए था, इसको मैं इधर से इधर बना दे रहा हूं, ये प्रथम के लिए है। अब आते हैं दूसरे के लिए। तो दूसरा क्या कहा जा रहा है, उपचयी मतलब अपचयी ट्रांसफार्मर किसे कहेंगे, तो ऐसा ट्रांसफार्मर जो उच्च विभव को निम्न विभव में बदलता है, जो उच्च विभव को निम्न विभव में बदलता है, उस ट्रांसफार्मर को हम अपचयी ट्रांसफार्मर कहेंगे। तो इसका डेफिनेशन आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि ऐसा ट्रांसफार्मर जिसकी सहायता से उच्च विभव को निम्न विभव में बदला जाता है, मतलब अधिक विभव से कम विभव में या अधिक वोल्टता से कम वोल्टता में बदला जाता है, तो उस ट्रांसफार्मर को अपचयी ट्रांसफार्मर कहते हैं। ठीक है, और यदि हम इसके फिगर पे बात करें तो मैं यहाँ पे इसका फिगर बना दे रहा हूं। ये सबसे पहले तो हम बनाएंगे, यहाँ पे ये क्रोड हम बना ले रहे हैं। ध्यान देने वाली एक एक पॉइंट्स है, इसमें आपको भी ऐसे ही बना देना है।
जितना आप अच्छे से बनाएंगे उतना नंबर मिलेगा। ये हमने सबसे पहले क्रोड बना दिया। अब क्रोड के ऊपर हम कुंडली लगा देते हैं। तो इसमें आपको ध्यान देना है, ये है प्रथम कुंडली और ये है द्वितीय कुंडली। अब इसमें आपको ध्यान देना है कि इसमें ये है प्रथम कुंडली जिसे हम P से दर्शाएंगे और इसे हम द्वितीय कुंडली कहेंगे जिसे हम S से दर्शाएंगे। ये क्या है? S है। ठीक है, तो अब इसमें आपको क्या पता चला कि द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या क्या है, मतलब प्रथम कुंडली में फेरों की संख्या क्या है? अधिक है, और इसमें द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कम है। देख रहे हैं ना, इसमें अधिक है, इसमें कम है। ठीक है, तो हमें तो परिभाषा में पता है कि ये अधिक से कम करता है, तो अधिक से कम की ओर क्या करता है? विभव को कम करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रथम कुंडली है इसमें फेरों की संख्या मतलब NP जो है वो अधिक होगा NS से। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है कि जो NP होगा मतलब अपचयी ट्रांसफार्मर में जो प्रथम कुंडली में फेरों की संख्या होगा वो अधिक होगा किससे? द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या से। तो आशा करते हैं कि ये जो आपको जितनी बातें बताई गई हैं इसका परिभाषा, सिद्धांत और इसके दो प्रकार ये आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले तो इतना बात हमने जान लिया। अब हमें दो पॉइंट्स और जानना है कि इसकी रचना क्या है, ये किस प्रकार बना होता है, इसको हमें जानना है। उसके बाद इसकी कार्यविधि क्या होती है उसको हमें जानना है। तो इससे पहले मैं बता दूं कि यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं, सब कुछ अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम उसको देख लेते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों आपने अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम देख लेते हैं कि ट्रांसफार्मर की रचना क्या होती है। तो यहाँ पे हमने ट्रांसफार्मर की रचना को पूरे अच्छे से लिख दिया है कि आपको किताब की जरूरत ना पड़े। बहुत से टीचर हैं जो समझा देते हैं परंतु लिखते नहीं है, तो वैसे भी लड़के समझ जाते हैं, परंतु बहुत से ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो थोड़ा कमजोर हैं, जो चाहते हैं पूरा लिख कर अच्छे से समझा दिया जाए। तो उस प्रकार हम समझा रहे हैं कि जो कमजोर से कमजोर भी स्टूडेंट है वो भी समझ जाए। ठीक है, तो आपके लिए यहाँ पे सबसे पहले रचना इसका लिखा गया है, इतना आपको रचना लिखना ही है। और यहाँ पे हमने भैया यहाँ पे हमने फिगर बना दिया है, थोड़ा सा जितना आता है उतना ट्रांसफार्मर का फिगर बना दिया गया है। अदरवाइज यदि आपको बनाना आता है तो आप गूगल से भी आप जाकर फिगर को आपको यहाँ पे लगा दिया जाएगा, उसी तरीके से आप ट्रांसफार्मर बना लीजिएगा। अब इस ट्रांसफार्मर की रचना में आपको क्या लिखना है, तो यहाँ पे जो समझाया जा रहा है उसको आप समझिए, उसके बाद ये एक एक बात आपको यही जो समझाया जाएगा वही बात यहाँ पे लिखा गया है, आपको जब बताया जाएगा तो आपको समझ में आएगा। इससे पहले यहाँ पे समझिए, सबसे पहले जो ट्रांसफार्मर होता है इसमें नर्म लोहे के आयताकार पत्तियां होती हैं। इसमें क्या होता है, सबसे पहली बात नर्म लोहे लगे होते हैं, नर्म लोहे के क्या आयताकार पत्तियां होती हैं, आयताकार पत्तियां लगी होती हैं। इसका मतलब क्या कि नर्म लोहे की पत्तियां होंगी और वो आयताकार होंगी इस प्रकार। ठीक है, इस प्रकार आयताकार पत्तियां होंगी और ये याद रखेंगे एक दूसरे को पटलित क्रोड के रूप में लगाई जाती हैं। मतलब एक दूसरे के क्या पटलित क्रोड के रूप में लगाई जाती हैं। सबसे पहले हमने क्या बताया कि ये नर्म लोहे की होती हैं और आयताकार पत्तियां होती हैं। मतलब इसमें नर्म लोहे की आयताकार पत्तियां लगी होती हैं और जिसे किस प्रकार लगाया जाता है, पटलित क्रोड के रूप में लगाया जाता है। पटलित क्रोड का मतलब कि एक के ऊपर एक पहला ये आयताकार क्या है, आयताकार पत्तियां हैं, इसके ऊपर एक और नर्म लोहे का आयताकार पत्ती है, इसके ऊपर एक एक करके इसको लगाया जाता है। ठीक है, आपको फिगर दिखा दिया जाएगा, उस प्रकार आप लीजिएगा। तो ये आपकी सबसे पहले इतनी पॉइंट्स बताया कि ट्रांसफार्मर नर्म लोहे के आयताकार पत्तियां होती हैं और इसे पटलित क्रोड के रूप में लगाया जाता है। परंतु आप सोच रहे होंगे क्यों भैया पटलित क्रोड के रूप में ही लगाया जाता है, क्योंकि भैया इसमें भंवर धारा कम उत्पन्न हो, क्योंकि भंवर जो धारा है, भंवर धारा कम उत्पन्न हो। और जब भंवर धारा कम उत्पन्न होगा तो जो वैद्युत ऊर्जा होगा ना, वैद्युत ऊर्जा उसकी हानि कम होगी। समझ में आया? मतलब हमने क्या कहा कि पतलित क्रोड के रूप में इसलिए हम लगाते हैं क्योंकि भंवर धारा इसमें कम उत्पन्न हो और जिसके कारण वैद्युत ऊर्जा की जो हानि होगा वो भी कम होगा। तो ये आपको इतनी बात आपको लिखना है। तो सबसे पहली बात इतने जो हम समझाएं वहां तक हम आपको यहाँ पे बता दे रहे हैं। तो हमने क्या लिखा है, हमने लिखा है ट्रांसफार्मर में नर्म लोहे के आयताकार पत्तियां होती हैं। ट्रांसफार्मर में नर्म लोहे के आयताकार
आयताकार पत्तियां होती हैं जिसे पतलित क्रोड के रूप में लगाया जाता है, जिसे पतलित क्रोड के रूप में लगाया जाता है। इसका मतलब एक दूसरे को ऊपर एक एक करके रखा जाता है क्योंकि भंवर धारा कम उत्पन्न हो, क्योंकि भंवर धारा कम उत्पन्न हो, जिससे वैद्युत ऊर्जा की हानि कम हो, जिसके कारण वैद्युत ऊर्जा की जो हानि है वो कम हो। तो आशा करते हैं कि यहां तक वैद्युत ऊर्जा की हानि कम हो, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया तो और भी समझ में आ जाएगा, इतना जो बचा हुआ है वो भी समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले तो इतना समझ गए ना। दूसरी बात, अब आते हैं इसके आगे। तब ध्यान दीजिएगा, ये जो ट्रांसफार्मर होता है इसके दो सिरे होती हैं, या तो आप इधर दो सिरा ले लीजिए, या तो आप इधर दोनों का ले सकते हैं, या ऊपर नीचे दोनों का ले सकते हैं। तो मैं ऊपर नीचे ले रहा हूं। तो मान लेते हैं इसके दोनों सिरों में से एक सिरों पर, याद रखेंगे, इसके एक सिरों पर क्या होते हैं, तांबे के तार लपटे जाते हैं। तांबे का, याद रखेंगे, तांबे के तार, मतलब तांबे की जो कुंडलियां, तांबे के तार लपटे जाते हैं। परंतु याद रखेंगे, एक में तांबे का तार और दूसरे सिरों पर भी, मतलब क्रोड के प्रथम सिरों पर तांबे के तार लपटे जाते हैं और द्वितीय सिरों पर भी तांबे के ही तार लपटे जाते हैं, मतलब दोनों सिरों पर तांबे के तार लपटे जाते हैं। परंतु इसमें एक पॉइंट है कि भैया जो पहले सिरों पर जो हम तांबे के तार यूज कर रहे हैं ये मोटा होगा। ठीक है, ये क्या होगा भैया, ये जो प्रथम ये होगा मोटा, और ये वाला जो होगा ये पतला होगा। ठीक है, इतना बात आपको याद रखना है कि जो हम क्या कर रहे हैं, तांबे के तार यूज कर रहे हैं, उसमें क्या होगा, एक होगा मोटा और एक होगा पतला। परंतु एक और पॉइंट याद रखना है कि जो तार मोटा होगा, जो तांबे के तार मोटा होगा, उसमें फेरों की संख्या कम होगी, फेरों की संख्या कम होगी। और जो तार भैया पतला होगा उसमें फेरों की संख्या अधिक होगी। क्या होगी, फेरों की संख्या क्या होगी, अधिक होगी। समझ में आया ना। हमने कहा कि क्रूड के दो सिरों पर हम तांबे के तार का क्या करते हैं, लपेटते हैं, परंतु जो तांबा का तार मोटा होता है उसमें फेरों की संख्या कम होगी, और जो तांबे के जो तार है वो पतला होगा, उसमें फेरों की संख्या अधिक होगी। इतना बात हमने बताया। और एक और पॉइंट याद रखेंगे कि भैया जो मोटा तार होता है जिसमें फेरों की संख्या कम होती है, इसे ही हम प्राथमिक कुंडली कहते हैं, जिसे हम पी से प्रदर्शित करते हैं, प्राइमरी कुंडली। ठीक है, तो ये प्राथमिक कुंडली हो गया, और जिसमें फेरों की संख्या अधिक होगी और जो पतला होगा, ठीक है, उसमें उसे हम सेकेंडरी कुंडली, मतलब क्या कहते हैं, द्वितीय कुंडली कहते हैं, मतलब एस से प्रदर्शित करते हैं। तो आशा करते हैं इतनी बात आप समझ गए होंगे। यही बात हमने बताया है और यही बात हमने लिखा है। हमने क्या लिखा है, इसके क्रोड के, ध्यान दीजिएगा, इसको मैं इस कलर से कर रहा हूं, इसके क्रोड के दोनों सिरों पर तांबे के तार की कुंडलियां लेपटी जाती हैं। समझ में आया, इस क्रोड के दोनों सिरों पर तांबे के तार की कुंडलियां लपटी जाती हैं, तांबे के तार की कुंडलियां लपटी जाती हैं, जिसे तथा क्रोड के एक सिरों पर तांबे के मोटे तार कम फेरे होते हैं। मोटे तार के कम फेरे, मतलब क्रोड के एक सिरों पर तांबे के मोटे तार के कम फेरे होते हैं, और जिसे हम प्राथमिक कुंडली कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, प्राथमिक कुंडली कहते हैं। मतलब इसके क्रोड के एक सिरों पर, मतलब क्या होगा, क्रोड के एक सिरों पर तांबे के मोटे तारों के कम फेरे होते हैं, जिसे हम प्राथमिक कुंडली कहते हैं। तथा याद रखेंगे, तथा क्रोड के दूसरे सिरों पर तांबे के पतले तार अधिक फेरे होते हैं, पतले तारों के अधिक फेरे होते हैं। इसके मतलब तारों के अधिक फेरे, इसका मतलब क्या कि क्रोड के द्वितीय सिरों पर पतले तारों के अधिक फेरे होते हैं, जिसे हम द्वितीय कुंडली कहते हैं, जिसे हम द्वितीय कुंडली कहते हैं। तो आशा करते हैं कि ये जो रचना है इतना आपको लिख देना है, यही इसकी रचना है। तो आशा करते हैं कि आपको रटने की कोई जरूरत नहीं पड़ी होगी, आपको यही से सब समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने डेप्थ में बात किया, जितना कम से कम हो सके और जितना अच्छे से अच्छा हो सके मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया है। यदि आपको समझ में आ रहा है तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा। यदि आपको समझ में आ रहा है और आप ही सपोर्ट ना करें तो कौन करेगा। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम देख लेते हैं कि इसकी विधि क्या होती है, ट्रांसफार्मर की विधि क्या होती है, उसको देख लेते हैं। स्क्रीनशॉट
तो आशा करते हैं दोस्तों आपने अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम देख लेते हैं कि इसकी विधि क्या होती है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी तक आपने बने रहे हैं तो बहुत ही अच्छे से आपको समझ में भी आ रहा होगा और आपको ये भी समझ में आ जाएगा, उसके बाद आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा और आपका 5 या 7 नंबर तो आपका फिक्स हो गया, ये तो बात मान लीजिए यदि आप यहाँ तक जान जाते हैं तो अब आते हैं भैया कि इसकी कार्यविधि क्या होती है। इसकी कार्यविधि यहाँ पे हमने लिख दिया है, यही इसकी कार्यविधि है। उसके बाद इसकी थोड़ी गणना है, उसको हम बताएंगे। तो देखिए कार्यविधि को भी आपको समझना है। ये जो क्या है, ट्रांसफार्मर है। ठीक है, अब इस ट्रांसफार्मर की जो प्राथमिक कुंडली होती है, यही तो है प्राथमिक कुंडली, जिसे हम P से प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्राथमिक कुंडली को यदि हम क्या करते हैं, AC इसमें जोड़ देते हैं, AC हम जोड़ देते हैं। ठीक है, जैसे ही हम इसे AC से जोड़ देते हैं तो अब इसमें जैसे ही हमने इसको AC प्रतिवर्ती धारा से जोड़ा है, इसमें हमने क्या दिया, देखिए हमने लिखा है प्रतिवर्ती धारा प्राथमिक कुंडली में जोड़ देते हैं। मतलब प्रतिवर्ती धारा जो AC है, इसको हमने जैसे ही प्राथमिक कुंडली से जोड़े, अब जैसे ही हम इसको जोड़ते हैं तो इसमें क्या होगा, प्रथम कुंडली में चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होगा। प्रथम कुंडली में क्या होगा भैया, याद रखेंगे, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, यहाँ पे क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में क्या होगा, परिवर्तन होगा। ठीक है, सबसे पहले हमने पॉइंट्स यहाँ पे बताया है, अभी आपको सब ये याद हो जाएगा। सबसे पहला हमने कहा कि जैसे ही प्राथमिक कुंडली में हमने डिस्ट मतलब प्रतिवर्ती धारा को जोड़ा तो प्रथम कुंडली में चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है। ये हमने अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ये हमने बताया है ना। अन्योन प्रेरण में ही हमने बताया है कि जैसे ही हम भैया किसी में भी धारा प्रवाहित करते हैं कुंडली में तो उसमें चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है। चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होने का मतलब कि कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है। अब जैसे इसमें भैया चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होगा तो इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होगा। इसमें क्या होगा, प्रेरित धारा उत्पन्न होगा। ठीक है, तो हम अभी प्रेरित धारा ना कहकर हम कहेंगे भैया कि जैसे इसमें चुंबकीय क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होगा तो इसके पास रखे कुंडली में भी ना चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होगा। इसका मतलब कि जो द्वितीयक कुंडली है, द्वितीयक कुंडली है, इसके में क्या होगा भैया, इसके में भी चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होगा। क्योंकि अन्योन प्रेरण में भी हमने बताया है और स्व प्रेरण में भी कि भैया जब पास रखा जाता है तो क्या होगा, इसके पास रखने के कारण द्वितीय कुंडली में भी चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन हो जाता है। तो भैया जब द्वितीय कुंडली में भी चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन हुआ तो क्या होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। और जब प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा तो द्वितीय कुंडली में ही प्रेरित धारा भी उत्पन्न होगा। तो द्वितीय कुंडली में क्या उत्पन्न हो जाता है, प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। और यही बात हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए हमने क्या लिखा है, हमने अभी आपको क्या बताया कि जब प्राथमिक कुंडली को डिस्ट धारा से जोड़ते हैं तो प्राथमिक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण द्वितीय कुंडली में भी चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण द्वितीय कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। और यही बात हमने यहाँ पे लिखा है। हमने क्या लिखा है कि जब प्रतिवर्ती धारा को प्राथमिक कुंडली से जोड़ते हैं, जब प्रतिवर्ती धारा को प्राथमिक कुंडली से जोड़ते हैं तो प्राथमिक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण द्वितीय कुंडली में भी फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण द्वितीय कुंडली में भी प्रेरित धारा उत्पन्न होता है, जिसके कारण द्वितीय कुंडली में भी प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगा। इसमें तो उत्पन्न हो ही रहा है, इसके साथ साथ इसमें भी उत्पन्न हो जाएगा। तो ये आपका हो गया इतनी बात। हमने एक अब इसका आता है कि भैया इसको प्रूफ कीजिए कैसे। तो देखिए हमने पढ़ा था, हमने फैराडे का फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित नियम, जब हमने इसमें पढ़ा था, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे लिख रहा हूं मैं कि फैराडे का के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम, ये फैराडे का वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित नियम, ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्लास 12th के लिए भी और क्लास 10th के लिए भी, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। तो हमने जब फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित नियम पढ़ा था तो उसमें 2 नियम होता है। तो जब द्वितीय नियम में हमने क्या पढ़ा था, द्वितीय नियम में हमने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, आपको शायद याद हो तो d∅ by dt,
ये हमने पढ़ा था E समानुपाती होता है d5/dt। मतलब ये क्या है, चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन की दर प्रेरित विद्युत वाहक बल के समानुपाती होता है। और जब हमें इसको सॉल्व किया था तो क्या आया था, यहाँ पे एक n आया था और d5/dt आया था। तो ये हमने इतना पढ़ा था, ठीक है। तो अब ये तो था भैया जब फैराडे ने अपने वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित नियम दिया था। परंतु यदि हम इसके लिए निकालें, प्रथम कुंडली के लिए प्रेरित विद्युत वाहक बल निकाले तो हम क्या हो जाएगा, प्रथम कुंडली के लिए, इसको तो आप रफ में लिख लीजिएगा, रफ में ऐसा हमने बताया है कि ये फॉर्मूला होता है। तो प्रथम कुंडली के लिए हम निकालते हैं फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित से, तो जो E होगा तो EP लिखेंगे ना, EP मतलब P क्या है, प्राथमिक कुंडली के लिए क्या है, प्रेरित विद्युत वाहक बल है। और ये क्या हो जाएगा, ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, N लिख रहे हैं। तो N क्या है, यहाँ पे फेरों की संख्या है, और किसकी फेरों की संख्या, प्राथमिक कुंडली की, तो हमने P लिख दिया, NP हो जाएगा। और d5/dt हमने लिख दिया क्योंकि ये चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन की दर है, ठीक है। इसमें भी फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन हो रहा है तो हमने लिख दिया। इसका मतलब प्राथमिक कुंडली का क्या है, प्रेरित विद्युत वाहक बल है, और ये प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या है। और ये d5/dt का मतलब क्या है कि चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन का दर है। तो ये तो हो गया प्रथम कुंडली के लिए, तो इसको हम समीकरण फर्स्ट मानते हैं, ठीक है। अब इसको मैं मिटा दे रहा हूं, ये तो आपके रफ के लिए लिखा गया है केवल। अब ध्यान दीजिएगा, ये तो प्रथम कुंडली के लिए हो गया। आप लिख लेंगे प्रथम कुंडली के लिए, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं प्रथम कुंडली के लिए या प्राथमिक कुंडली के लिए, ये तो हो गया। अब आते हैं द्वितीय कुंडली के लिए, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको लिखकर ही जाना है, ठीक है, क्योंकि आपका 5 नंबर तो एकदम फिक्स हो जाएगा। अब आते हैं द्वितीय कुंडली के लिए लिखें तो हम क्या लिखेंगे, ES लिखेंगे, क्योंकि ES लिखेंगे NS और d5/dt लिखेंगे, ठीक है। ये हमने लिखेंगे ना, बिल्कुल लिखेंगे। अब आपको थोड़ी सी यदि आप ध्यान दे रहे हैं तो आपको ध्यान देंगे तो देखेंगे दोनों में जो d5/dt है ये इक्वल है। तो जो इसका हम क्या करेंगे, तुलना कराएंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे ना, कैंसिल हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। तो इनका जो अनुपात निकलेगा वो कैसे निकलेगा, वो अनुपात निकलेगा EP, मतलब समीकरण फर्स्ट में सेकेंड का यदि हम भाग दे देते हैं, ठीक है। आप लिख लेंगे समीकरण फर्स्ट में सेकेंड का भाग देने पर, जब हम भाग देंगे तो इससे ये वाला कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद जो EP होगा वो ES के बराबर हो जाएगा, और जो NP होगा वो क्या हो जाएगा, NS के अनुपात के बराबर हो जाएगा। तो ये जो आपका निकला यही है भैया, यही है, क्या है, यही है ट्रांसफार्मर का। ये यहां तक आपको प्रूफ कर देना है कार्यविधि में, ठीक है, यहां तक आपको प्रूफ लिख देना है यहाँ पे। अब यहाँ पे एक और बहुत से, मतलब इसके आगे थोड़ा सा सॉल्व और भी करते हैं कि कहते हैं कि भैया जो NP है और जो मतलब EP है और जो ES है वो VP/VS के बराबर होता है। तो बिल्कुल भैया बराबर होता है। इसका मतलब क्या है कि प्रथम कुंडली में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा वो प्रथम कुंडली के क्या होगा, विभव के बराबर होता है। इसका मतलब ये है। तो हम इतना लिखकर अब फिर से जब ये जो EP है वो VP के बराबर है, तो इसका मतलब NP है वो भी VP के बराबर हो जाएगा। इससे और एक फॉर्मूला हमें मिल जाएगा, EP = ES = NP/NS = VP/VS। ये भी आपको मिल गया, ठीक है। तो आप यहाँ पर भी अब इतना भी सॉल्व करके यहाँ पर भी प्रूफ आप लिख सकते हैं यहाँ पर, या तो आप यहीं तक रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आशा करते हैं दोस्तों, बहुत ही खुशी हो रहा है कि आपको इतना, मतलब अगर आप अभी तक बने हुए हैं और आपने ये कर लिया तो भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 5 नंबर या 7 नंबर तो आपका फिक्स हो गया। मैं कितने दिन से सोच रहा था इसको बताने के लिए, ठीक है। और बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो मैसेज भी कर रहे थे कि हाँ बता दीजिए, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको पूरा डिटेल में अच्छे से बताया
बताया गया है समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि 2 बार तो कह दिए हैं, ठीक है, सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दूसरी बात, बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं क्लास 10th हो या क्लास 12th हो, उसका फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करा दिया जाए। तो आपके सुविधा के लिए यहाँ पे एक नंबर दिया जा रहा होगा, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कीजिए और केवल मैसेज कीजिए। मान लेते हैं आपको क्लास 10th का पढ़ाई करना है, तो आप लिखिए क्लास 10th फिजिक्स केमिस्ट्री ऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक लिंक, हम मैसेज कर देंगे व्हाट्सएप नंबर पे। तो आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री का सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिंक मिल जाएगा, वहां से उसकी पढ़ाई कर सकते हैं, चाहे 10th का या 12th का। अदरवाइज कोई बहुत ऐसे स्टूडेंट है जो चाहते हैं कि भैया चैप्टर वाइज सीक्वेंस में सभी टॉपिक हमें करा दिया जाए, अब मैं अपने पूरे सिलेबस को एक ही जगह से पढ़ सकूं। तो इसी नंबर पे आपको मैसेज करना है और केवल लिखना है क्लास 12th फिजिक्स केमिस्ट्री ऑल वीडियो लिंक, अब मैसेज कर देना है, आपको तुरंत वीडियो का लिंक मिल जाएगा। अदरवाइज बहुत से ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो कहते हैं भैया कि ये टॉपिक नहीं पढ़ा है, ये थोड़ा पढ़ा दीजिए। यदि आपको कोई ऐसा टॉपिक है जो फिजिक्स में केमिस्ट्री में समझ में नहीं आता है, केवल उस टॉपिक का नाम लिखिए। जैसे मान लेते हैं कि ये प्रेरित विद्युत वाहक बल समझ में नहीं आ रहा है, तो आप YouTube पे लिखिए प्रेरित विद्युत वाहक बल ब्रदर सर, आपको वो वीडियो मिल जाएगा, वहां से उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। तो इस प्रकार कीजिए, इस प्रकार पढ़ाई कीजिए। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।